नमस्कार, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24/7 पर। आप देख रहे हैं अंचल आंचल और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। भोपाल में मध्य प्रदेश भाजपा की मीडिया टीम घोषित कर दी गई है। 33 प्रदेश प्रवक्ता, 47 मीडिया पैनलिस्ट बनाए गए, 9 सह मीडिया प्रभारी भी नियुक्ति। 11 विधायक, 5 पूर्व विधायक बने प्रवक्ता। एमएलए अर्चना चिटनीस, उषा ठाकुर, कुंवर सिंह टेकाम बने प्रवक्ता। एमएलए नीरज लोधी, छाया मोरे, संजय शाह प्रवक्ता नियुक्त। मिलन भार्गव, ब्रिजगोपाल लोया बने सह मीडिया प्रभारी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की सहमति से हुई नियुक्ति। तो मध्य प्रदेश मीडिया भाजपा की मीडिया टीम घोषित हो चुकी है। 33 प्रदेश प्रवक्ता, 47 मीडिया पैनलिस्ट बनाए गए हैं, 9 सह मीडिया प्रभारी भी नियुक्ति हो चुकी है। 11 विधायक, 5 पूर्व विधायक प्रवक्ता बने हैं। एमएलए अर्चना चिटनीस, उषा ठाकुर, कुंवर सिंह टेकाम प्रवक्ता बने हैं। वहीं एमएलए नीरज लोधी, छाया मोरे, संजय शाह प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं। मिलन भार्गव, ब्रिज गोपाल लोया सह मीडिया प्रभारी बने हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की सहमति से ये नियुक्ति हुई है। तो मध्य प्रदेश में भाजपा की मीडिया टीम घोषित हो चुकी है। तो अब बात कर लेते हैं सीएम राउंडअप की। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखे हमले किए। उन्होंने सीएम ममता पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता अब दीदी नहीं अप्पी हो गई है। उन्होंने जनता से अपील की, बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। देख रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में भाजपा प्रत्याशियों का नामांकन भरवाने और पार्टी के प्रचार के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने मंच से बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता अब दीदी नहीं अप्पी हो गई हैं। उन्होंने आगे कहा, ये चुनाव नहीं बल्कि धर्म युद्ध है। हमारे इस पूरे क्षेत्र के अंदर हर एक कार्यकर्ता जोश उत्साह से है और ममता जी की सरकार से सारे लोग परेशान हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिस ढंग से बढ़ावा दिया गया, हिंदुओं को अपमानित किया गया, आज वो सारा हिसाब चुकता करने का लोकतंत्र में सबसे बड़ा अवसर चुनाव का होता है। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है और माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में सभी घुसपैठियों सहित सभी प्रकार के आपराधिक तत्वों पे कार्रवाई हो रही है, ऐसे में जनता का रुझान भाजपा के साथ है और निश्चित रूप से एक बार फिर बंगाल में भी भाजपा की सरकार बनेगी। आज देश के अंदर 21 से ज्यादा राज्यों में हमारी या हमारे सहयोगी दलों की सरकार है। ऐसे समय में लोकतंत्र का ये पावन मंदिर बंगाल में खिलता कमल मांगता है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंच से दावा करते हुए कहा कि ममता दीदी की सरकार में शिक्षक घोटाला हुआ, जिसके कारण 26,000 नियुक्तियां रद्द की गईं। उनके शासनकाल में केवल हिंदुओं का अपमान किया है। परेशानियां खत्म करने का समय आ गया है। अब हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। दशकों तक भय और हिंसा का प्रतीक रहा बस्तर अब बदल रहा है। नक्सलवाद के कमजोर पड़ने के बाद यहां शांति की नई कहानी लिखी जा रही है। आज हम आपको मिलवा रहे हैं उन चेहरों से जो कभी नक्सल संगठन का हिस्सा थे, लेकिन अब मुख्य धारा में लौटकर नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है सीसी मेंबर कक्कपल्ली उर्फ वासुदेव रुपेश, जो अबूझमाड़ के प्रभारी रहे, और अबूझमाड़ डिवीजन की सचिव रनीता बंक। इन्होंने खुलकर बताया कि वे नक्सल संगठन से क्यों जुड़े, उनका उद्देश्य क्या था और अब वे किस तरह समाज की मुख्य धारा में योगदान देना चाहते हैं। देखिए रिपोर्ट। रुपेश जी हमारे साथ मौजूद है।
उससे अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद रणीता जी है, उनसे हम चर्चा करेंगे। साथ में जो और छोटे छोटे केडर में रहे तो उनसे भी हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इनकी जीवन शैली क्या रहा है। रुपेश जी, आपको INS 24/7 में बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक साहसिक निर्णय लिया। आपका बचपना कैसा बीता, कहाँ के थे, किस प्रकार की पढ़ाई लिखाई आपके साथ पढ़ाई लिखाई किए, शिक्षा कहाँ तक की बेटा? मैं तेलंगाना का हूँ। मैं तेलंगाना का वारंगल जिला का, अभी तो अलग अलग जिला बन गया जी। मैं ग्रामीण यानी पूरा जंगल इलाका का ही हमारा गांव है। अभी मुलुक जिला में आके पढ़ाई के लिए शहर में गया। छोटा उम्र से ही वारंगल नकोंडा शहर में रहते हुए पढ़ाई किया। जहाँ मैं पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करने वाला जो इलाका है वहाँ रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, वारंगल रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज रहने वाला इलाका में उस समय उसको देखते हुए हमारा फ्रेंड सर्किल और माहौल, परिवार का पृष्ठभूमि, ये सब के वजह से मैंने समाज में रहने वाला समस्याएं, भेदभाव और ये सब समस्याओं को देखते हुए मैं ज़रूर इसमें बदलाव तो आना चाहिए, समाज में बदलाव आना चाहिए, ऐसा सोच के मैं भी तय किया कि इस प्रक्रिया में मैं भी इसमें शामिल हो जाऊंगा करके आ गए। संगठन में आ गए, संगठन से जुड़ गए। मैं पढ़ाई किए, जहाँ रहते थे वहाँ बाहर रहते हुए संगठन में काम किया और अरेस्ट होना, पुलिस का दमन दबाव, खुला काम यानी कोई गलत काम नहीं किए थे, मारपीट गिरपीट ऐसा कुछ नहीं किए थे, लेकिन साधारण राजनीतिक प्रचार जैसा काम वो भी करने के लिए मौका नहीं दिए थे और पकड़े पीटे ये सब किए, ये सब और कई लोगों को पकड़ के फर्जी मुठभेड़ में हत्या भी किया गया। ये सब देखते हुए मैं तो यानी यहाँ पार्टी में ज्वाइनिंग करने के कारण तो मैं फर्स्ट था हमारे गांव में, यानी कि शोषण यानी फर्जी लोग का शोषण बहुत थे, क्योंकि संगठन में उनका अच्छा बड़ा नाम था, CC मेंबर रहा। आज बड़ा खुली दिल से हमारे साथ चर्चा किया है, अपने दिल की बात को शेयर किया है और उनकी जो छोटी छोटी समस्या से लेकर उसका समाधान भी उन्होंने बोल दिए। नक्सलियों का जो भय, हमारे दर्शक जानते थे कि बस्तर में नक्सल बहुत भय है, ये वही नक्सली रहे हैं, लेकिन आज वो मुख्य धारा में जोड़कर समाज के विकास के लिए आगे आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने साहसिक जो निर्णय लिया और समाज के मुख्य धारा में लौटकर लोगों को संदेश दे रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय इतिहास के स्वर्णिम अध्याय और न्यायप्रियता के वैश्विक प्रतीक चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का अदम्य साहस अब धर्म नगरी काशी की फिजाओं में महसूस किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार की पहल पर विक्रमोत्सव 20 से 26 के अंतर्गत वाराणसी के BLW मैदान में 3 से 5 अप्रैल 2026 तक भव्य महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का मंचन होने जा रहा है। मध्य प्रदेश से दिल्ली से होते हुए अब वाराणसी में इसका आयोजन होने जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार आज भारतीय ज्ञान परंपरा और गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को विश्व पटल पर अंकित करने के अपने मिशन में एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से शुरू हुआ विक्रमोत्सव 2026 का कारवां अब बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी पहुंच रहा है। आगामी 3 से 5 अप्रैल 2026 तक वाराणसी के भव्य मंच पर महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का मंचन किया जाएगा। यह आयोजन केवल एक नाटक नहीं बल्कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक ऐसा महाकुंभ है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ करेगा। ये प्रोग्राम किस तरीके का है और आयोजन हो रहा है और पर्यटन को लेके एक अहम कदम उठाया गया, सरकार ने MOU भी साइन किया है। किस दृष्टि से इसको देखते हैं, आने वाले समय में पर्यटन को लेकर कितना बढ़ावा? ये जो आयोजन है मध्य प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश सरकार का इस सहयोग सम्मेलन के नाम से हम लोग ने कल एक 31 तारीख को 2 दिन पहले एक हम लोग ने मीट किया था। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के जो हैं डॉक्टर मोहन यादव जी भी उसमें सम्मिलित हुए थे। ये 1 वर्ष पहले जब मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे उस समय एक MOU साइन हुआ था गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के बीच में,
जो कुछ निश्चित बिंदुओं पर था कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश एक साझा विरासत है। हमारे यहाँ नर्मदा नदी है तो यहाँ पर गंगा नदी है, और जैसा कहते हैं कि गंगा श्रेष्ठ है परंतु नर्मदा ज्येष्ठ है। नर्मदा बड़ी बहन है क्योंकि नर्मदा पुरानी नदी है। उसी तरह बाबा भोलेनाथ की नगरी है महाकाल, तो उसी तरह बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी भी है। वहाँ हम महाकाल का नारा लगाते हैं, यहाँ बाबा तो हम लोग की एक साझी विरासत है। तो जो ये साझी विरासत है इसका हम दोनों स्टेट्स को लाभ मिले और दोनों स्टेट्स में पर्यटन के सर्किट बने। कि अभी भारत सरकार ने एक पहल करके वाराणसी से उज्जैन के लिए डायरेक्ट एक महाकाल एक्सप्रेस भी शुरू की है कि जिन लोग बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं वो फिर जाके महाकाल का दर्शन भी कर सकते हैं। वाराणसी में होने वाला यह महानाट्य जन जन को उस कालखंड से परिचित कराएगा जब भारत खगोल शास्त्र और विज्ञान में विश्व का नेतृत्व कर रहा था। इस आयोजन में दर्शकों को सम्राट के शकारी और साहसांक बनने की गाथा देखने को मिलेगी। नाटक के प्रमुख आकर्षण होंगे दिल्ली के लाल किले पर सफल मंचन और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सराहना प्राप्त करने के बाद अब काशी में यह आयोजन एक नया मील का पत्थर साबित करने को तैयार है। कल से 3 दिवसीय जो आयोजन होगा वो महत्वपूर्ण आयोजन है, चूंकि कई 2 दिवसीय पहले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का दौरा हुआ था डॉक्टर मनमोहन यादव का। उन्होंने कई MOU को सिग्नेचर भी किया। वाराणसी से उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की जो संस्कृति है, जो विरासत है, उसको जोड़ने के लिए, काशी विश्वनाथ धाम से महाकाल तक की संस्कृति को जोड़ने के लिए ये आने वाले समय में पर्यटन हो चाहे ऊर्जा हो, तमाम ऐसे सेक्टर हैं जिस पे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार अब एक मंच पर काम करेगी। धर्मेंद्र चौबे, INS न्यूज, वाराणसी। हाल ही में पेट्रोल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। नॉर्मल पेट्रोल 1 रुपए 1 पैसे और प्रीमियम पेट्रोल लगभग 3 रुपए 3 पैसे महंगा हो गया है। कांग्रेस का ऐसा आरोप है कि यह बढ़ोतरी वैट VAT में बदलाव के कारण हुई है, जिसे 1 साल पहले रजत जयंती के अवसर पर कम किया गया था और अब दोबारा लागू कर दिया गया है। कीमतों में इजाफा होते ही कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। शहर जिला अध्यक्ष सिद्धांशु मिश्रा ने कहा, सरकार युद्ध जैसे हालात के बावजूद कीमतों पर असर न पड़ने का दावा कर रही थी, लेकिन अब सच्चाई सामने आ गई है। वहीं ग्रामीण जिला अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन और कूटनीतिक विफलता के चलते महंगाई लगातार बढ़ रही है। तो VAT में बदलाव के कारण ये वृद्धि हुई। किचन महंगा हो गया है, गृहिणियों के लिए सारे खाद्य जो पदार्थ हैं सब महंगे हो रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने के कारण हवाई यात्रा महंगी हो रही है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तेल डीजल महंगे हो रहे हैं, खाद्य तेल महंगा हो रहा है। इस बात को लेकर के हम आप लोगों के बीच यहाँ आए थे और पूरे प्रदेश में आज प्रेस वार्ता है इस विषय को लेकर के, और आने वाले समय में हम इस सरकार के खिलाफ कड़े आंदोलन करेंगे इन विषयों को लेकर। पेट्रोलियम पदार्थों में, गैस सिलेंडरों में, कमर्शियल गैस में बढ़ोतरी हुई है, उसके खिलाफ में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार एक तरफ टैक्स कम करके ये वाहवाही लूट रही है कि हम लोगों ने पेट्रोलियम पदार्थों में टैक्स कम किया, लेकिन उसका पूरा फायदा अडानी को मिला है। उनका जामनगर में बहुत बड़ा रिफाइनरी है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है, पूरा फायदा उनको मिला, आम जनता को कोई फायदा नहीं मिला। अभी जो माहौल चल रहा है, इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, अमेरिका उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि हम पेट्रोल और डीजल में 10 रुपये से लेकर 13 रुपये तक सरचार्ज कम कर दिए हैं, लेकिन धरातल में देखने को मिल रहा है कि 1 रुपया भी आम उपभोक्ता को कम नहीं हो रहा है, बल्कि सामान्य पेट्रोल में आज 1 रुपया 14 पैसा और जो प्रीमियम पेट्रोल है उसमें तो 2 बार वृद्धि कर दिया हुआ, 26 रुपया और फिर 11 रुपया 2 बार वृद्धि हुई है। उसी तरह के सिलेंडर का रेट 62 रुपये बढ़ा दिए हैं। तो आज एनर्जी लॉकडाउन की स्थिति में इस देश जा रही है।
छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले से बड़ी लापरवाही की खबर सामने आई, जहां शब्द मुंडा धान खरीदी केंद्र में सैकड़ों क्विंटल धान बारिश में भीगकर खराब हो गया। कैप कवर और तिरपाल की उचित व्यवस्था न होने के कारण धान खुले में पड़ा रहा, जिससे न सिर्फ सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान हुआ बल्कि किसानों की मेहनत भी बर्बाद हो गई। मौके पर मौजूद चौकीदार ने पहले कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार किया, लेकिन बाद में खुद पत्रकारों का वीडियो बनाते हुए अलग अलग बयान दिए। कभी तिरपाल उड़ने की बात कही तो कभी पानी की वजह से ढक न पाने की। सवाल उठता है कि आखिर इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है। तो खुले में रखा हुआ धान खराब हो गया। इस वक्त हम मौजूद हैं कासाबेल ब्लॉक के शब्द मुंडा धान खरीदी केंद्र में, और आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से धान जो है बारिश में भीग रही है, और ये कहीं भी इसमें कोई जो त्रिपाल है वो अच्छे से नहीं ढक गया, जिससे प्रशासन को क्षति पहुंच रहा है। और आप मेरे पीछे तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ चौकीदार है। इनसे हम बातचीत करेंगे कि इनकी क्या जिम्मेदारी है और क्यों ये अभी तक त्रिपाल को नहीं ढके हैं। इनसे सीधे बातचीत करते हैं। तो इधर आइए, थोड़ा सा रुकिए उधर इधर आइए, थोड़ा सा रुकिए। वीडियो बंद कर ली, थोड़ा सा नहीं, आप बताइए अपना परिचय दीजिए। अरे बुला रहा है। हाँ ठीक है, पहले आप अपना परिचय, थोड़ा सा रुकिए ना। तो देख सकते हैं किस तरह ये अपनी जिम्मेदारी से, यहाँ जो चौकीदार है वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, और हम यहाँ इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ सैकड़ों क्विंटल धान मौजूद है जो पूरी तरीके से भीग रहा है, और एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। अजय सूर्यवंशी, INS से जसपुर, छत्तीसगढ़। जिले के मनासा क्षेत्र से यहां पड़दा गांव में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। 55 साल के एक व्यक्ति पर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा, जिसके बाद ग्रामीणों ने कंजारडा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। कुछ ग्रामीणों ने आरोपी के मकान पर तोड़फोड़ भी की और मकान गिराने की मांग उठाई। स्थिति उस समय और बिगड़ गई जब भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद हालात को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। हिंदू संगठनों ने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। तो 55 साल के शख्स पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। आक्रोशित लोगों ने आरोपी के मकान पर तोड़फोड़ की। पुलिस पर भी पथराव हुआ इस बीच, और जांच जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में आज ईडी की स्पेशल कोर्ट में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल समेत 59 आरोपी पेश हुए। इसमें 28 आबकारी अधिकारी भी शामिल है। सभी का धारा 88 के तहत बयान दर्ज किया गया। इस मामले में अब तक कुल 82 आरोपी बनाए गए हैं। मामले को लेकर वकील फैजल रिजवी ने बताया कि कोर्ट के सामने पहले से ही चार्जशीट पेश है। ईडी ने फाइनल रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें पहले 23 आरोपी थे, लेकिन अब बढ़ाकर 59 कर दिए गए हैं। जांच के दौरान इन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया था और बिना गिरफ्तारी के ही चार्जशीट पेश की गई है। अधिकतर आरोपियों ने CRPC के तहत जमानत के लिए आवेदन भी लगाया है। घोटाले पर आज बड़ा एक्शन डे और कोर्ट में मेला लगा हुआ है। किन लोगों का? शराब घोटाले से जुड़े हुए उन तमाम लोगों का जो आबकारी अधिकारी है, जो पॉलिटिशियंस हैं, या बात कर लिया जाए उन एजेंटों का जिसका सीधा संबंध शराब घोटाले से है। कई लोगों की सांसें अभी भी अटकी हुई है, क्योंकि इन लोगों से पूछताछ के बाद कई बड़े नामों के खुलासे भी हो सकते हैं। ईडी से लेकर कानूनी तौर पर यानी कि कोर्ट से कुछ आदेश भी ले सकती है। हमारे साथ भगवानू नायक जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। लगभग 59 लोगों को आज कोर्ट में तलब किया गया। कई लोगों के नाम सामने आए, किस तरीके से देख पा रहे हैं? देखिए, इस पूरे प्रकरण में लगभग 20 से भी ज्यादा लोगों की अरेस्टिंग हुई थी। ईडी ने लगभग 59 लोगों को उनके नाम से परिवाद दायर किया, जिसके अधि पर माननीय विशेष न्यायालय ईडी के द्वारा लगभग 59 लोगों को नोटिस सम्मन शामिल किया गया था। वो सब आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। धारा 88 CRPC के तहत उन्होंने आवेदन लगाया है।
माननीय न्यायालय आवेदन पर आज ही उसमें डिसाइड करेगी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है तो इनको मुचलका पर आज यहाँ पर रिहा किया जाएगा। तो देखिए, पर्दे के पीछे की पूरी चेन खुलनी बाकी है। वो इसलिए क्योंकि 55 से 60 लोगों को कोर्ट ने बुलाया है। इसके बाद अगर बात की जाए तो प्रशासनिक और सियासी घमासान भी और हलचल भी तेज है कि आखिरकार किन लोगों के नाम सामने आएंगे। सांसें अटकी हुई है, लोगों की पेशियां हो रही है और इसी बीच में एक बड़ी संख्या लोगों की यहां पहुंची है पेशी के लिए। शराब घोटाला मामला, हाई प्रोफाइल मामला, राजधानी रायपुर के कोर्ट परिसर में आज जो जमावड़ा है वो देखा गया। तो देखने वाला विषय होगा कि आने वाले समय में और कौन कौन से नाम खुलने बाकी हैं। कैमरामैन इकराम के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर। जो करीब 23 लोग ऑलरेडी अरेस्ट हैं इसमें, और जो फाइनल चार्जशीट पेश की गई थी उसमें 59 लोगों को और इसमें एक्यूज बनाया गया है। और क्योंकि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया था, उन सभी की ओर से आज 88 जो धारा 88 का एप्लीकेशन लगा है और उनको फिर अब आदेश होना बाकी है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित देश दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।